Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल प्लस ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 5 अगस्त 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जितने भी ड्राइवर, ख़ास तौर पे जो ट्रक ड्राइवर हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, पहले इनको टेम्पोरेरी तौर पे आने की इजाज़त थी, लेकिन अब सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इन ट्रक ड्राइवर के लिए पासपोर्ट होना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है. ठीक है, हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, लैंग्वेज के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से. ठीक है, सबसे पहले जी एडिटोरियल डिस्कस किए जाएंगे, ओपिनियन पे इंशाल्लाह वो भी हम साथ ही इसमें बात कर लेंगे. पहला जी एडिटोरियल है पेंडिंग केसेस. ठीक है, इसकी जो मेन क्रक्स है, जो मेन समरी है वो यही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, वहाँ पे मिलियन ऑफ केसेस पेंडिंग हैं जिन पे काम होने वाला है. ठीक है, इसको लेके जी ये एडिटोरियल है कि जी राइजिंग केस बैकलॉग होता है, एक ढेर लगा हुआ है अनरिजॉल्व केसेस का. पाकिस्तान जस्टिस सिस्टम जो है इसको एक सिग्निफिकेंट जो है वो चैलेंज है. 2.2 मिलियन केस जो है वो पेंडिंग है. और उसके अलावा फ्रीवुलस लिटिगेशन का मतलब होता है कि कुछ केस ऐसे हैं जो फजूल ही लोगों ने मुकदमे जो हैं वो दर्ज करवा दिए हैं. ठीक है, और कहता है कि नंबर ऑफ जो फ्रीवुलस केसेस हैं, जो फजूल मुकदमे हैं, इनका बढ़ता जा रहा है. कुछ झूठे कदमे हैं और कुछ केसेस जो हैं उनमें इल्तिजा जो है वो की जा रही है कि नज़रसानी करें कोर्ट की तरफ से. जिस तरह आप देख सकते हैं इस ग्राफ के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है. ठीक है जी, उसके अलावा जी ख़ास तौर पे जो सैयद मंसूर अली शाह जो है उन्होंने कहा है कि पेनल्टीज़ लगा दी जाए, ख़ास तौर पे वो लोग जो बिला वजह केस जो है वो दर्ज करवाते हैं. इससे कोर्ट का टाइम भी ज़ाया होता है और वो अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इन केसेस को हल करने के लिए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो टूल्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक केस को अलहदा करें और जो फजूल केस हैं उनको अलहदा करें. टेक्नोलॉजी जो अडाप्ट हुई है इसके ज़रिए ई कोर्ट्स कचहरी जो है वो ऑनलाइन शुरू की जाएगी, ताकि ये जो बैकलॉग है इसकी नंबर को हम रिड्यूस कर सकें. उसके बाद जी राइटर कहता है कि पेनल्टीज़ जो हैं इसका सोचा जा रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फजूल केस जो है वो लोग दर्ज ना करवाएं और कोर्ट का टाइम ज़ाया ना करें. और इसके लिए वर्कशॉप करवाई जाएगी जजेस की, और उसके अलावा जो कोर्ट का अमला है, और उसके अलावा पेनल्टीज़ जो है वो इन्फोर्स की जाएंगी. और इसके लिए कहता है कि एक पूरी गाइडलाइन जो है उस पर काम हो रहा है. जस्ट इतना आपने देख लेना है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जस्ट यही है कि जी जो आपकी जुडिशरी है डेट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेमोक्रेसी. ठीक है, और आप जानते हैं कि ये तीनों इदारे, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट है, जुडिशरी है और उसके अलावा जी इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये किसी भी स्टेट की अहम कोर होती हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है लुकिंग फॉर जस्टिस. इसमें जस्ट आपने वुमेन जो जस्टिस की बात करनी है कि जी अभी भी काफ़ी जो जगह हैं जहाँ पे जेंडर की बेस पे वायलेंस होता है, वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते. इसके लिए जो काफ़ी लोग हैं वो लिखते हैं कि कुछ लोग फाइट भी कर रहे हैं कि वुमेन जो है, जो आने वाली जनरेशन की हैं, उनको उनके हकूक़ दिलवाना है, उनको हमने अपने साथ जो है शामिल करना है प्रोग्रेस की दौड़ में. इसके लिए उनकी एजुकेशन के लिए हमें फ़ाइट करना होगा. जब तक वुमेन को एजुकेट नहीं करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो सकता. कहता है कि हमारे माशरे में मिसोगाइनी पाया जाता है, औरतों के अगेंस्ट नफ़रत पाई जाती है, सोशल वैल्यूज़ जो हैं उसको लेके प्रॉब्लम है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. ठीक है, डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसकी आप काफ़ी केस देख सकते हैं, और जो वुमेन का एक राइट है, उनकी बेसिक ह्यूमन राइट है, उनकी वायलेशन की जाती है. वुमेन जो है उनकी जो अपीयरेंस है और उसके अलावा
बाकी जो उनकी काम है उनके ऊपर कहता है कि ख़ास तौर पे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। उसके अलावा इवन जो एटीट्यूड है माशरे के अंदर, ठीक है, वो भी चेंज है। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है वो मैन के ऊपर ज़्यादा नज़र आता है। उसको लेके काफ़ी जो एक्टिविस्ट हैं वो से नो टू वायलेंस की रैलीज भी निकालते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी महंगाई आ रही है, इससे जी भी जेंडर जो है ख़ास तौर पे वुमेन जो बैकवर्ड एरिया की हैं वो पीछे जा रही हैं। और एक सर्वे के मुताबिक जी 48% जो पीपल हैं वो बिलीव करते हैं कि वुमेन की निस्बत मैन ज़्यादा अच्छे हैं सियासत के अंदर। इसी तरह जी ये भी बिलीव किया जाता है कि जो वर्किंग वुमेन है वो 56% पाकिस्तानी को ख्याल है अगर वो जॉब करेंगी तो अपने बच्चे को निगलेक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के इश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। हालांकि इन सारे इश्यूज को आप हल कर सकते हैं और वुमेन जो है उनको एम्पावर करके अगर आप अपने साथ मिला के काम करवाएं तो पाकिस्तान की जो हाफ पॉपुलेशन है वो मोस्टली वुमेन पे कंसिस्ट है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकते हैं, ठीक है जी। साथ वो बात करते हैं राइटर, एक रिपोर्ट है लॉ एंड जस्टिस कमीशन की, उसके मुताबिक जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं ना 2023 के अंदर, ठीक है, कि एक ढेर जो है केसेस हमें ये मिले हैं और अभी भी वो अनरिजॉल्व हैं। सो ये बस एक नंबर आप देख सकते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो नंबर है वो 81% तक इंक्रीज़ हो गए हैं और ये केस अनरिजॉल्व हैं। 21,891 से बढ़ के अब वो 39,655 केस हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 480 कोर्ट्स के अंदर ये केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। पंजाब के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस के केस जो हैं वो 16,958 से इंक्रीज़ होके 34,350 पेंडिंग केस हैं। बाकी KP के सिंध बलूचिस्तान इस्लामाबाद जो है इनके अंदर अंदर भी काफ़ी केसेस जो हैं वो जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेके जो है वो नोट किए जाते हैं। उसके अलावा इन केसेस में जो वायलेंस है सेक्सुअल वायलेंस होता है, जेंडर बेस्ड मर्डर भी कर दिया जाता है, मैरिटल ऑफेंस जो है वो भी हैं, शादीशुदा लोगों के मसाइल चल रहे होते हैं, ठीक है। और अभी भी ई क्राइम जो ऑनलाइन क्राइम होता है वो तो अभी कहता है कि वो तो फैलता ही जा रहा है। आजकल इंटरनेट पे बिला वजह एक बंदे की जो तस्वीरें हैं वो शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा जो कन्विक्शन रेट है कि जो सज़ाएँ होनी चाहिए थी वो सिर्फ 5% लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, ठीक है। 64% को रिहा कर दिया गया जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के क्राइम में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो लॉ जो बनाए गए हैं उनकी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। डोमेस्टिक अब्यूज़ किया जाता है, वुमेन को हरास किया जाता है और मैरिजेस के अंदर जो कहता है कि उनकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती। तो ये किफ डिफरेंट मसाइल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। सोसाइटल जो अप्रूवल है ख़ास तौर पे वो भी अगर देखा जाए माशरे के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में जो सपोर्ट है सोसाइटी की वो बहुत कम है, ठीक है। तो इससे कहता है कि और जो वायलेंस है वो फैलता जा रहा है। सस्टेनेबल जो सोशल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके मुताबिक कहता है कि जो 10,365 जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस जो हैं नोट किए गए हैं पाकिस्तान में, इसमें चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस 1768 हैं, मतलब जो कि 2023 में हुए। बस जस्ट ये आपने कहना कि इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको आपने हल करना है तो हल करने के लिए वही है कि एजुकेशन को प्रमोट करें, वुमेन को एम्पावर करें, ठीक है। मुआशरे के अंदर अवेयरनेस लेके आएँ ताकि ये जो एक इवल है हमारे मुआशरे से ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है हेट क्राइम इन यूके, ठीक है। यूके के अंदर जी इस्लामोफोबिया जो आप जानते हैं इस्लाम के अगेंस्ट जो आइडियाज़ हैं जो नरेटिव में बढ़ते जा रहे हैं, एंटी मुस्लिम हेट क्राइम देखने को मिल रही हैं यूके के अंदर। और उसके अलावा 3 गर्ल्स जो हैं उनको चाकू खबो दिया गया, ख़ास तौर पे वो तीनों जो हैं वो साउथ पोर्ट जो है ये एक एरिया है यूके का, वहाँ पे एंटी मुस्लिम जो हेट क्राइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे मास्क पे एक जो है वो अटैक हुआ है, असाइलम सीकर था एक मुस्लिम, उसको उन्होंने जो है वो जुल्म किया है। इसी तरह हेम्सफेयर जो है
वहाँ के जो रियोटर हैं वहाँ पे मतलब जो यूके के कुछ यंग लोग हैं वो वहाँ पे जी एक रियोट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल आए हैं और वहाँ पे एंटी जो मुस्लिम नरेटिव है उनका वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और यूके के जो मुसलमान हैं वो भी बाहर निकले हैं, उन्होंने भी अपने जो है वो हक की बात की है कि जो ये इस्लाम के अगेंस्ट जो टेररिज्म जो आप फैला रहे हो इसको बंद करें, ठीक है। इसको लेके जी जस्ट यही आपने देखना है कि इस्लामोफोबिया का नरेटिव जो है ये दुनिया में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास ओपिनियन एनालिसिस है, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है डेट इज़ आ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेप्थ, ठीक है। ये मलिहा लोधी, अच्छा जी, मलिहा लोधी आप जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से यूएस यूके यूएन के अंदर एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो कहती हैं कि पाकिस्तान जो है ना इसने इतना कर्जा ले लिया है और उसके अलावा इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अब इसकी जो बायलैटरल रिलेशनशिप में जो इसकी वैल्यू है ना वो जस्ट एक सुप्लिकेंट की रह गई है। सुप्लिकेंट कौन? जो इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है, मेहरबानी करो हमें पैसे दो। जिस तरह जी यूएई है, चाइना है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया है, उससे हमने तकरीबन 12 बिलियन डॉलर जो है ना जो कर्ज़ा लिया हुआ है उसका लोन जो है उसका टाइम आ गया कि हमने उनको कर्ज़ा वापस करना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा जो ये कर्ज़े की लोन की जो बर्डन है ये लटक रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं 24th टाइम जो है हम गए हैं आईएमएफ के पास पैसे लेने के लिए, ठीक है। और इस दफ़ा तो आईएमएफ ने कहा है कि जो आपको हमने पैसे देने हैं ना तो आपने चाइना को अपना इंटरेस्ट पे करने में हमारा पैसा इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब भी गए थे बजट पास होने से पहले चाइना में, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब वो बीजिंग के अंदर गए हैं डेप्थ रिलीफ लेने के लिए। और जो यूएई और उसके अलावा पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों के साथ भी जो हमारा 12 बिलियन डॉलर हमने इन तीनों मुल्कों को देने हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कर्ज़ा है वो रोल ओवर हो जाए, 4-5 साल का हमें रिलीफ मज़ीद मिल जाए, ठीक है। तो ये देखें तो सारी हम क्या कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू रह गई है बायलैटरल रिलेशनशिप में वो एज अ सुप्लिकेंट मीन जस्ट हम इल्तिजा कर रहे हैं। इसको लेके ये बात करती हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब जो है वो डेप्थ रिलीफ के लिए चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है उसके साथ डील कर रहे हैं ताकि हमें बाद में आईएमएफ लोन भी दे दे और साथ इनसे भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए ताकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है इसने जो पैसे रीपे करने थे 12 बिलियन जो डॉलर हमने लोन लिया था उसका टाइम आ गया था। 4 बिलियन चाइना के थे, 5 बिलियन सऊदी अरेबिया के, 3 बिलियन यूएई के, ठीक है। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है जी। इसको लेके जी राइटर कहता है कि जो चाइना है उसके साथ निगोशिएशन चल रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये अपनी एक पॉजिटिव जो है वो साइन शो किया है कि हमारी जो टॉक्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव रही हैं, लेकिन अभी भी किसी एग्रीमेंट पे ये दोनों कंट्री नहीं पहुंचे। आईएमएफ जो है वो भी कहता है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो मीटिंग कर रही है और उम्मीद है कि हमें नेक्स्ट जो बेल आउट पैकेज है वो आईएमएफ की तरफ से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये आपने कहना है कि जो पाकिस्तान ये जो कोशिश कर रहा है डेप्थ रिलीफ के लिए, इसको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने बायलैटरल जो आप के लेंडर हैं जिनसे आपने पैसा लिया था, ठीक है, तो उनके सामने इल्तिजा करना एक बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन है। तो इस दौरान कुछ लोग कहते हैं कि क्या आपके जो लेंडर हैं वो मान जाएंगे? अगर ना माने तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ेगा और आप ये पैसा उनको कहाँ से लुटाएंगे, ठीक है। इसको लेके राइटर कहता है कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है ना तो आपको एक कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जब तक बाहर देखते रहेंगे, एक्सटर्नल सपोर्ट मांगते रहेंगे, तब तक आप और अंदर से काम नहीं शुरू करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तब तक आपको एक जो कंप्लीट सलूशन है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कहता है कि पाकिस्तान ने अगर इकोनॉमी ठीक करनी है ना तो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और अपने जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है।
और इसके लिए राइटर कहता है कि आप IMF की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको मानते हैं और अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। जब तक आप लोकल जो इकोनॉमिस्ट आपके हैं और आप खुद सियाने होके अपनी मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको ठीक करने के लिए विजन नहीं बनाएंगे, मिशन नहीं बनाएंगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे ना, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग टर्म तक ठीक नहीं होने वाली। तो ये तो ऐसा ही है, पैसे मिलते हैं, गुजारा होता है, जैसे ही ख़त्म होते हैं हम फिर नए पैसे लेने चले जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहता है कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी हैं ये हमें रिएक्टिव अपीयर हो रही हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है जो आजकल मसाइल चल रहे हैं उनको एड्रेस करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तो क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट का सारा जो रिलायंस है वो फॉरेन एडवाइज़र पे है और हम अपने जो लोकल इकोनॉमिस्ट हैं उनके ऊपर हमारा एतबार नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप जो है स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं लाएंगे, पाकिस्तान के अंदर रिस्क ही रहेगी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक जो साइकिल है इंस्टेबिलिटी का इसमें फंसा रहेगा और पाकिस्तान हमेशा फॉरेन जो एक्सटर्नल एड है उस पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो जब तक आप अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे और उसके अलावा जितने भी क्राइसिस हैं उनको जो बार बार आपके मुल्क में हो रहे हैं उनको ठीक नहीं करेंगे तो आपको दोबारा फिर IMF का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक हो गया, फोकस यही है कि आप जो हैं एक्सटर्नल फाइनेंस का जो आप गिरे हुए हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तरले मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं, इससे निकलें और इसका इम्पेक्ट आपकी फॉरेन पॉलिसी पे भी होता है। ठीक है, और जारी बात है जब आपने एक मुल्क से कर्जा लिया हो तो आप उससे खुल्लम जो आंख में आंख मिला के बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, ग्लोबल चेंजेस के मुताबिक अडाप्ट करने की ज़रूरत है और अपनी डिप्लोमेटिक जो इफेक्टिवनेस है उसको भी इन्हेंस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को जी अपना जो परसेप्शन जो ख्याल है बाहर से असिस्टेंट सीख करने का, बाहर से एड तलब करने का, उसको ख़त्म करना होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना होगा, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना होगा ताकि नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए एक जो रिफॉर्म और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं ये होना, स्ट्रक्चरल इशू ख़त्म करना और रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की जो करंट स्ट्रेटजी है ख़ास तौर पे जी बायलैटरल रिलेशनशिप में वो जस्ट एक कह लो कि एक ऐसे मुल्क की हो गई है जो इल्तिजा कर रहा है और जो सिर्फ मारे मारे किसी को हेल्प के लिए कहता है और किसी को कहता है रिलीफ दे दो। तो जब तक आप सेल्फ सफिशेंट नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की नहीं लाएंगे मुल्क में, तो मुल्क की बुकत नहीं बढ़ेगी। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा ओपिनियन है द कोर पेरिफेरी बारगेन। ठीक है, इसमें जी ये आप जानते हैं कि लम्स के अंदर प्रोफेसर हैं उमैर जावेद, ये कहते हैं पाकिस्तान की जो स्टेट है ना, ठीक है, ये क्या करती है जी, रिप्रेशन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, रिप्रेशन मीन लोगों को दबाया जाता है। ख़ास तौर पे इसमें वो बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर जो बलोची लोग हैं ना, ये जी अपने राइट्स के लिए और मिसिंग पर्सन का इशू जो है उसको लेके जी एहतजाज कर रहे हैं। महरंग बलोच आप जानते हैं वो इनके साथ है। तो इसको लेके ना ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना उसकी बात करते हैं कि 2007 के बाद आप जानते हैं कि PP की हुकूमत आई, तो एटलीस्ट उन्होंने 5 साल पूरे किए। उसके बाद आप जानते हैं PMLN आ गई, फिर PTI आई, ठीक है, और फिर PTI के बाद आप जानते हैं PDM, और अब दोबारा क्या आ गई है PMLN, दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट बना के आ गई है। तो 2007 से लेकर अब तक आपको ने देखा कोई मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा। तो एटलीस्ट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की योलोजी ज़मीन तारीफ़ें हो रही हैं कि थोड़ी पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बहाल हुई है। लेकिन राइटर कहता है कि कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के पेरीफ्री एरिया हैं, मतलब गिरदो नवा के, जिस तरह बलूचिस्तान की कुछ एरिया हैं एक्स फाटा और इंडस रीजन, जिनको अभी भी निगलेक्ट किया जा रहा है और उनके ऊपर क्या है जी कंट्रोल है मिलिट्री का। उनको अभी भी कहता है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नज़र नहीं आती। जिस तरह बलोच यकजहती कमेटी है उनका प्रोटेस्ट हो रहा था मिसिंग पर्सन को लेके और इनइक्वालिटीज़ को लेके, तो उनको कहता है कि स्टेट की तरफ से रिप्रेशन फेस करना पड़ा। ठीक है, उनको उनकी जो इख्तिलाफ राय थी उसको हैंडल करने में भी कहता है कि स्टेट ने क्या किया,
रिप्रेशन का इस्तेमाल किया। जितनी भी पोलिटिकल एलिट्स हैं, ठीक है, वो क्या है जी, वो मिलिट्री के साथ बारगेन कर लेती हैं और जो ये कोर रीजन्स हैं इनके अंदर जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में वो रज़ामंदी जो है वो ज़ाहिर नहीं करते, और ये जो पेरिफेरी एरिया हैं इनको मिलिट्री को कंट्रोल करने में वो अपनी रज़ामंदी मिलिट्री के साथ शो करते हैं। तो इसको लेके वो कहते हैं कि जब तक आप इन महरूम लोगों की महरूमियाँ दूर नहीं करेंगे और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्टेट के साथ बहाल नहीं करेंगे, तब तक ये जो बलूचिस्तान के पेरिफेरी एरियाज़ हैं इनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास है तीसरा ओपिनियन है लाहौर चैलेंज। इसमें जस्ट सना खोसा जो हैं ये बात करती हैं लाहौर के अंदर मानसून बारिशों की वजह से इतना पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ सैलाब की तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो वहाँ का सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ है और सिटी की जो हिफाजत होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, ठीक है। इसको लेके जी वो कहती हैं कि लाहौर में मानसून बारिशें हुई हैं, वहाँ पे जी समर हीट भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और कहते हैं कि इसके पीछे क्या है कि जो वहाँ पे अर्बन प्लानिंग की गई है ना लाहौर के अंदर वो ठीक नहीं की गई, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बड़ा ख़राब है, अर्बन फ्लडिंग देखने को मिली है, ठीक है। रेन वाटर जो है उसको निकालने के लिए उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रॉब्लम में रहे हैं। इट वाज टाइम पाकिस्तान लुक्ड एट फ्लड थ्रू द प्रिज्म ऑफ मैनेजमेंट रेदर दैन समथिंग दैट कुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है। तो बस यही मैनेजमेंट के बारे में ही आप कहती हैं कि उन पर तनकीद की जा रही है। तो जब तक आप पूरा प्लैंड सिटी नहीं बनाएंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगे, ये जो मसाइल हैं ये ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। तो कहता है कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई है, लाहौर के अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है फ्लड रेजिलिएंट को लेके और अर्बन प्लानिंग को लेके। तो वहाँ पे कहता है कि ग्रीन कवर एरिया बहुत कम होता जा रहा है और लाहौर का क्लाइमेट जो है वो बहुत बुरी तरह चेंज हो रहा है। जिस तरह वहाँ पे हीट वेव है, फ्लडिंग की सिचुएशन है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कहता है कि लाहौर का सारा कंक्रीट बना दिया गया है और वहाँ पे इतने रोड बनाए गए हैं कि ग्रीन एरिया ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जो फ्लड आया है तो इसमें कहता है कि मैनेजमेंट जो है उसकी जो प्रैक्टिस है उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे जो है क्विक फिक्सेस पे फोकस करती हैं। जब तक आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं लेके आएंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एरियाज डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप ये जो एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम है पैदा होती हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट वही कहते हैं कि 5% वहाँ का ग्रीन एरिया है, प्लांटेशन करें, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करें ताकि वहाँ का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके, ठीक है। लास्ट पे है डिजिटल जेंडर गैप। जस्ट थोड़ा आज मैं लेट भी हो गया और आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो कल से हम प्रॉपर इसको शुरू कर लेंगे। तो इसका भी मैं मेन क्रक्स आपको बता देता हूँ। डिजिटल जेंडर गैप जो है ये हुमा यूसुफ बात करती हैं कि पाकिस्तान में पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। अगर हम डिजिटल की बात करें ना, जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो लड़कों को तो इजाज़त मिलती है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को जो मोबाइल भी दिया जाता है ना वो अंडर सर्वेलेंस दिया जाता है। तो कहता है कि जब तक आप अपनी वूमेन के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करेंगे तब तो और डिजिटल उनको ग्रो नहीं करने देंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान के अंदर जो एम्पावरमेंट है वुमेन की वो कैसे आएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो डिजिटल लैंडस्केप है उसमें जो ख़ास तौर पे कहता है कि उसके ऊपर स्क्रूटनी की जाती है, जिस तरह एक्स पे बैन किया जाता है, ठीक है। फायरवॉल के ज़रिए सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा है, इसी तरह फिर जेंडर का भी इशू है। तो कहता है ये सारे काम करने से ना ये जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे प्रॉब्लम हो सकती हैं और पाकिस्तान की यूथ के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी है डिजिटली ग्रो करने की, ऑनलाइन अर्निंग करने की, वो क्या हो सकती है जी, इससे अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो जिस तरह वुमेन जो हैं वो कहती हैं वी आर कंपेनियन नॉट कंपिटिटर, ठीक है। तो वुमेन जो हैं वो कंपेनियन हैं, उनको एक प्रॉपर राइट्स जो है वो देने चाहिए। और जिस तरह आजकल जो है सिक्योरिटी को लेके सारा जो डिजिटल ऑनलाइन जितना भी मीडिया है उसको रोकने के लिए कंटेन करने की कोशिशें की जा रही हैं, इससे भी कहता है कि आपकी जो
पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, रिसेंट जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ना, उसके मुताबिक कहता है कि टेक्नोलॉजी से जो जेंडर वायलेंस बेस्ड वायलेंस है वो भी बढ़े हैं। ठीक है, 26% जो वुमेन है ना, उनको एक्सेस ही नहीं है नेट की एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो जस्ट ये आपने देख लेना है कि हमें आजकल डिजिटल जेंडर गैप भी नज़र आता है। जब तक वो मैन के लिए आप फैसिलिटी नहीं देंगे, उनको डिजिटल स्किल्स नहीं सिखाएंगे, ठीक है, तो तब तक कहता है कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी का जो ब्लूम है, जो ग्रोथ है, वो नहीं हो सकती। तो ये था जी आज का सिंपल थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू एडिटोरियल और ओपिनियन का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।